सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हमारी 45 दिन 45 मैराथन में डे 15 है, यानी कि 15वीं क्लास आज हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों की। तो काफ़ी सही स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि परसों नोटिफिकेशन सीजीएल का आ गया था और अभी भी हमारे पास में लगभग 2 महीने का पूरा पूरा समय है। और अगर हम देखें, अगर 15 क्लासेस आज हमारी हो जा रही हैं तो सिर्फ 30 क्लासेस बाकी हैं। तो समय से काफ़ी पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस बात की मैंने पहले दिन ही आपको गारंटी दी थी और वो गारंटी मैं अब तक आपको दे रहा हूँ कि चिंता मत करिए, आपका सिलेबस टाइम से होगा, मतलब टाइम से होगा। बाकी मेरे भाई, वर्ब चैप्टर हमने शुरू करा था कल की क्लास में। आज हमारी वर्ब की क्लास नंबर 2 है और कल वर्ब की क्लास नंबर 3 होगी। मोस्ट प्रोबेबली 3 क्लासेस के अंदर आपका वर्ब चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करेंगे आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। तो डे 15 है, वर्ब की दूसरी क्लास है। अगली क्लास वर्ब की तीसरी क्लास रहेगी जो कि कल के दिन होगी। रिसेंटली जो हमने इंपॉर्टेंट क्लासेस कुछ डाली हैं तो उनमें एक तो फ्रेजल वर्ब की क्लास हमने डाली है जो कि 3 घंटे की है। पीक्यूआरएस की 4 घंटे की क्लास है। क्लोज टेस्ट की 3.5 घंटे की क्लास है। ये तीनों क्लासेस आपके लिए मैंडेटरी हैं, इनको जरूर देख लेना। रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे जब आप जाओगे तो अपलोडेड वीडियोस का जो सेक्शन होता है, वीडियोस वाला सेक्शन होता है, जो लाइव वाला नहीं, वीडियोस वाला, उसमें ही तीनों ये क्लासेस आपको मिलेंगी। बहुत सॉलिड कंटेंट है इनमें, सारी चीजें अच्छी हैं। जस्ट आपको जरूरत है कि कंसिस्टेंसी के साथ में आप देखते रहें, लगातार फॉलो करते रहें। ठीक है, तो आगे देखेंगे मेरे भाई। बाकी ये चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। एसवीए डन है, उसकी एडिशनल प्रैक्टिस डन है। डिटर्मिनर्स कंप्लीट है, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट है। नाउन कंप्लीट है, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट है। आर्टिकल की प्रैक्टिस कायदे से मुझे आज डालनी थी बट सॉरी आज डाल नहीं पाया। कल कोशिश करेंगे कि कल डल जाए एडिशनल प्रैक्टिस। वर्ब आपका रनिंग चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस भी जल्दी डलेगी और इसके बाद में जो चैप्टर होगा वो टेंस होगा। बाकी अगर 11 दिन वोकैब मैराथन को देखें तो ये सब चीजें आपकी हो चुकी हैं। फ्रेजल वर्ब हो गया है, पीक्यूआरएस हो गया है, क्लोज टेस्ट हो गया है। ये बहुत बड़े बड़े मैराथन्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वन वर्ड्स हो गए। मोस्ट डिफिकल्ट की क्लास हमने शुरू करी थी, थोड़ी देर क्लास चल पाई थी बट क्लास में एक इश्यू आ रहा था कि वॉइस और वीडियो मिसमैच हो रहा था तो उसको बीच में हमने बंद कर दिया था। तो ये क्लास आपकी इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, या तो सैटरडे को या फ्राइडे को। ठीक है, तो फ्राइडे को हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने का। और मोस्ट प्रोबेबल ईडियम्स वाली क्लास है वो बहुत जल्द होगी आपकी। आइए भाई शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि अब तक अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, भाई देख जरूर लेना। ये वीडियो आपके लिए ना रामबाण वीडियो साबित होगी, जरूर देख लेना। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत फायदा आपको करेगी ये वीडियो। चलिए भाई, तो फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और आज का जो पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है आज की क्लास का, वो है कुछ क्वेश्चंस वर्ब की फॉर्म्स पे बेस्ड आते हैं। इसके लिए आपको कैसे टैकल करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वर्ब की फॉर्म पे कैसे, जैसे कि आप जानते होंगे सामान्यतः वर्ब को जब हम लिखते हैं, जैसे हमने गो एक वर्ब लिखी, तो गो आपका क्या है, इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं या इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार इसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है और कई बार कुछ लोग इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। इसको सामान्यतः शॉर्ट में हम ऐसे करके लिख देते हैं, V1 लिख देते हैं ऐसे करके शॉर्ट में, है ना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, वेंट। तो वेंट अपने आप में क्या है, कई लोग तो इसको पास्ट फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, मैं जस्ट नाम बता रहा हूं आपको, पास्ट फॉर्म। तो कुछ लोग इसी को बेसिकली सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में V2 बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, V2। इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो आप पाओगे गॉन। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो पार्टिसिपल फॉर्म बोल दो। काफी सारे लोग इसको पार्टिसिपल फॉर्म बोल देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होता है ये। ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म, खास करके पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, या इसको थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए सामान्यतः V3 लिख देते हैं। एक आपका क्या होता है, ING फॉर्म होती है, जैसे गोइंग, है ना। तो इसको कुछ लोग तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोल देते हैं। वैसे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है।
कॉन्टिन्यूस फॉर्म, या फिर काफी सारे लोग इसको मतलब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको V1 ING, इस तरीके से सामान्यतः लिखा देखेंगे आप। और एक लास्ट आपका क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म में ES लगाना, जैसे गोज, इसको सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के काम आती है। कुछ लोग ING फॉर्म को V4 बोल देते हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, और इसको काफी सारे लोग V5 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो कई दफे क्या होगा, अब आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, नॉर्मली आप पाओगे जैसे कि आपकी, मैंने एक वर्ब लिखी लर्न, ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, तो आप पाओगे लर्नड, थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, तो आप पाओगे लर्नड। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने एक बुक वर्ब लिखी सेल, सेल की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, सोल्ड। तो आप देख रहे होंगे कि सामान्यतः V2 और V3 कॉमन रहती है, दोनों एक जैसी रहती हैं। ठीक है, और V1 थोड़ी सी अलग रहती है। लेकिन कुछ वर्ब हैं जो कि स्पेशल रहते हैं, जैसे आप पाओगे रिंग, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैंग, और थर्ड फॉर्म होती है रंग। ऐसे ही बिगिन, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिगुन, BEGUN। तो इस तरीके से आपकी चलती हैं। तो एक तो ये वाली फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जहां पर फर्स्ट फॉर्म में आई आता है, सेकंड में ए और थर्ड में यू आता है। फर्स्ट में आई, सेकंड में ए, थर्ड में यू। एक आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी वर्ब है रन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन, RAN, और थर्ड फॉर्म फिर से रन हो जाती है। ऐसे ही एक वर्ब होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाती है। और कुछ आपकी वर्ब होती हैं जो कि तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं। तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो फॉर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहां से आते हैं कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जहां पे V1, V2 और V3 तीनों सेम होते हैं। जैसे कि सट, सट का मतलब होता है बंद करना, तीनों फॉर्म में सेम रहेगा। जैसे कि स्प्लिट यानी कि बांटना, हर्ट आहत करना किसी को, ठीक है, यानी कि चोट पहुंचाना किसी को। इसके अलावा बस्ट फोड़ना किसी चीज को, कॉस्ट करना यानी कि दाम लगाना किसी चीज का, है ना, कॉस्ट। कट काटना, हिट मारना, लेट होने देना कोई भी चीज, पुट रखना, ब्रॉडकास्ट प्रसारण करना, कास्ट करना यानी कि ढालना, क्विट करना यानी कि छोड़ देना, शेड करना यानी कि निकालना, स्पिट करना यानी कि थूकना, वेड यानी कि शादी करना, ठीक है, और थ्रस्ट बेसिकली धमाका करना, किसी चीज को तोड़ फोड़ के एकदम खोल देना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कौन सी वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है जो कि तीनों फॉर्म में सामान्यतः सेम रहती हैं। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं। हालांकि इसमें आप वेड जो वर्ब है ना, इसके बारे में पाओगे कि कई बार वेड को वेडिड भी लिख देते हैं हम, कम लिखते हैं लेकिन ये चल जाता है। ठीक है, वेडिड भी चल जाता है, लेकिन नॉर्मली वेड रखते हैं हम। ठीक है, तो वेड की दोनों ही पॉसिबल है, वेडिड भी पॉसिबल है और वेड भी पॉसिबल है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो वेडिड लिखें या वेड लिखें, दोनों चल जाते हैं, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो एक बार ये देख लेते हैं। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन आफ्टर एडिंग सम वाटर, और फिर आगे लिख रखा है क्लोज्ड द लिड। देखो, अब अगर देखें हम SSC CGL का क्वेश्चन है ये, वैसे इसमें एरर एक से ज्यादा लग रहा है, एक बार देखते हैं। रमन आपका क्या है सेंटेंस का, आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, आपका वर्ब है। सामान्यतः वर्ब की अगर V2 मानेंगे या V1 मानेंगे, V2 तो पुट की तीनों फॉर्म में क्या रहता है, पुट रहता है, इसीलिए पुटेड नहीं पुट आ जाएगा। क्या पुट किया, तो पुट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा द वेजिटेबल्स। यहाँ पे पुट आपका अपने आप में V2 का काम कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वेजिटेबल्स, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन क्या है, प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फ्राइंग पैन। पैन आपका नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव है फ्राइंग, कैसा पैन, फ्राई करने वाला, पर्पज बता रहा है। ठीक है, और द आपका क्या है, आर्टिकल है। एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है। आफ्टर, तो आफ्टर आपका क्या है, आप कहोगे सर प्रेपोजिशन है। अब देखो
एंड कंजंक्शन है, इसके लिए हमें बेसिकली कुछ तो जोड़, किसी चीज को तो जोड़ने आया होगा, तो ये प्रीपोजिशन को तो जोड़ नहीं रहा है। आफ्टर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एडिंग, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। और क्या ऐड किया, तो ऐड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सम वाटर। क्लोज्ड आपकी क्या है, V2। तो ये जो एंड है ये दो वर्ब जोड़ रहा है, एक तो क्लोज्ड को और एक पुट को, तो ये भी V2 है, ये भी V2 है। और क्या क्लोज की, द लिड, जो ऊपर ढक्कन होता है वो। यानी आप कहोगे बाकी कहीं पे एरर नहीं है, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस को देखते एक बार को मेरे को लगा कि यहाँ पे भी एरर होगा, क्योंकि सिर्फ कॉमा से कैसे जोड़ दिया, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे एंड लगा रखा है, तो एंड है तो उससे दिक्कत हो जाएगी, मतलब उससे ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सर टफ वन लाइनर वन वर्ड की पीडीएफ नहीं मिली मेरे भाई, वो क्लास ही पूरी नहीं हुई तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। अभी तो बताया था आपको कि जो टफ वन वर्ड्स की क्लास करा रहे थे वो बीच में अचानक से रोकनी पड़ी। कारण बहुत सिंपल था कि जो आवाज और वीडियो मिसमैच कर रहे थे, इसीलिए उसको 30 मिनट पे हमने एंड कर दिया था। वो क्लास दोबारा से कंडक्ट कराई जाएगी, और जब कंडक्ट हो जाएगी तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम 2 चैनल हैं, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल हर एक सब्जेक्ट के लिए, और डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, सिंपल। वहां जाके पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए पीडीएफ नहीं मिली है। और इस छोटी सी बात के लिए हजारों कमेंट कर देना, मतलब कुछ भी, पागल आदमी। देखो अगला क्वेश्चन आपका है, द न्यूज आपका क्या है, सब्जेक्ट है। किस चीज की न्यूज, तो अबाउट आपका प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द सर्ज। सर्ज का मतलब होता है कोई चीज का तेजी से बढ़ना। किस चीज में सर्ज आई है, तो इन प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है कोविड-19 केसेस। तो केसेस आपका नाउन है, जिसके लिए एक नाउन मॉडिफायर है कोविड-19। किस चीज के केसेस, कोविड-19 के। क्योंकि न्यूज आपका सिंगुलर काउंटेबल, मतलब न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर के तरीके से ट्रीट करते हैं, तो एज आपकी वर्ब आ गई। अब न्यूज ने किसी चीज को ब्रॉडकास्ट किया, या न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया गया, आप कहोगे न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया गया। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होता है। हमें किसकी जरूरत है, पैसिव की जरूरत है। अगर पैसिव की जरूरत है तो इसका मतलब है कि B+V3 आपका आना चाहिए। अब ब्रॉडकास्ट एक ऐसी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, तीनों में सेम रहती है, तो ब्रॉडकास्टेड नहीं लिख सकते, तो यह एरर हो जाएगा। कहां पे ब्रॉडकास्ट किया, मतलब कब ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। अब नो इंप्रूवमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे ब्रॉडकास्टेड कर रखा था। आर ब्रॉडकास्ट गलत है, क्यों, क्योंकि न्यूज के लिए आप आर का नहीं इज का प्रयोग करोगे, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। आर ब्रॉडकास्टेड गलत है, क्योंकि आर एक तो प्लूरल है इसलिए, और ब्रॉडकास्टेड भी गलत है इसलिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। इसका आंसर करेंगे। वी आपका क्या है, तो आप कहोगे सर वी सब्जेक्ट है, ठीक बात है, सब्जेक्ट है। यूजुअली आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, वी यूजुअली। और क्योंकि वी सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब हमें चाहिए, तो स्लीप आपकी क्या है, वर्ब है। क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्लीप आपकी प्लूरल वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में V1 है, V1 है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तक, ठीक है भाई, प्रेजेंट की। इन कहां पे सोते हैं, वी स्लीप वेयर, कहां सोते हैं, तो इन प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है बेडरूम्स, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा बेडरूम की जरूरत होगी, इसलिए बेडरूम्स लिख रखा है, ठीक है। आगे विथ क्या है, आप कहोगे प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर। और डोर कैसा होना चाहिए, डोर के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। डोर अपने आप में क्या है आप जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है नाउन है। और किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो किससे दोगे, आप कहोगे सर एडजेक्टिव से देंगे। एडजेक्टिव अगर आपको लगाना है तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक आपका पार्टिसिपल होता है, क्या होता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म जो होता है ये एक्टिव सेंस देता है, कैसा सेंस देता है, एक्टिव। और V3 जो होता है ये आपका कैसा सेंस देता है, तो आप कहोगे पैसिव।
अब देखो डोर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे सटेड लिख रखा है। सटेड है यानी कि आप कहना चाहोगे कि V3 कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो यही देखना है कि V3 चाहिए कि नहीं। भाई डोर किसी चीज को बंद कर रहा है कि डोर खुद बंद है? डोर किसी चीज को बंद कर रहा है कि डोर खुद बंद है? आप आसानी से कह पाओगे सर कि सर डोर तो खुद बंद है। इसका मतलब है सेंस एक्टिव या पैसिव? आप कहोगे सर पक्की बात है कि सेंस आपका पैसिव चाहिए ना कि एक्टिव। यानी कि सेंस कैसा चाहिए? आप कहोगे पैसिव। अगर सर सेंस पैसिव चाहिए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सटेड होती है या सट होती है? आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म होती है सट, इसीलिए सटेड की जगह पर सट आ जाएगा। और कैसे सट होना चाहिए? क्योंकि सट देखो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हमें लगा दिया क्या? एडवर्ब। फॉर्मली, फॉर्मली मतलब अच्छे से, ढंग से। और कहां पे? तो बिहाइंड प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है। बस बात समझ आई भाई। पार्ट सी में एरर है, पार्ट सी में एरर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट। देखो ये जो एज पर होता है ना, ये प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है। ठीक है, एज पर यानी कि किसी चीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। तो एक प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है एज पर, जिसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट। रेट जिसमें नाउन है, किस चीज का रेट? तो मार्केट आपका नाउन मॉडिफायर है। कौन सा? तो एग्जिस्टिंग यानी कि जो फिलहाल है, तो ये एडजेक्टिव है। और द आपका आर्टिकल है। 12 डजन। अब देखो 12 डजन। अब 12 डजन आपका क्या है? आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट है। आगे आपको ये देखना है कि अगर ये सब्जेक्ट है, देखो एक तो मन में ये आएगा कि सर ये डजन यहाँ पर नाउन तो है ही नहीं। नाउन यहाँ पे ना कहीं अंडरस्टूड है, नाउन अंडरस्टूड है। ठीक है, तो 12 डजन डैश 100 रुपीज। किसी भी चीज के रेट की हम बात कर रहे हैं, और रेट के अनुसार 12 दर्जन का जो रेट है वो 100 रुपए है। तो हमें ये देखना है कि 12 डजन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसके लिए वर्ब कौन सी आएगी। सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉस्ट आपकी वर्ब आनी है। ठीक है, कॉस्ट अगर आपकी वर्ब आएगी तो कॉस्टेड तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। ठीक है, इज कॉस्टिंग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, और 12 डजन तो भाई प्लूरल है, प्लूरल है तो कॉस्ट लिख देंगे, ना कि कॉस्ट्स। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, याद है आप लोगों को? ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी। क्या होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स? तो आप पाओगे कि सर ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने आगे एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक वर्ब मैंने और आपको बताई थी जो थी लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? तो लिंकिंग वर्ब्स ये कौन सी होती हैं? तो आप कहोगे कि वर्ब्स, वो वर्ब्स दैट टेक, जो कि लेती हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स लेने वाली वर्ब्स लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक बात है यहां तक? ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना, तो आपको कभी भी कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब है और कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब का टाइप पहचानने में दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप झट से पहचान जाओगे कि कौन सी वर्ब लिंकिंग है और कौन सी नहीं, कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी नहीं, तुरंत पहचान जाओगे अगर आपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देख रखा है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश काफी जरूरी रहता है, उसको भी देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये क्या चीज आ गई सर? डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और आपकी मतलब ये दोनों क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स और डाई ट्रांजिटिव। मैं आपको समझाता हूं, समझना मेरे भाई। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेड
अब पिज्जा, मैंने एक पिज्जा बनाया। आप देखोगे सर ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये बात क्लियर है आप लोगों को? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, आई मेड राधिका अ पिज्जा। मैंने राधिका को एक पिज्जा बनाया। अब क्या मैंने राधिका को पकड़ के तवे पे तल दिया, पिज्जा बना दिया उसका, एकदम चिपका के, ऐसा किया कुछ? इसका मतलब है मैंने राधिका के लिए एक पिज्जा बनाया। ठीक है, ये मत समझना कि राधिका को पिज्जा बना दिया अब तो आ जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। तीसरा एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई मेड राधिका हैप्पी। मैंने राधिका को खुश किया। देखो देखो अब ये सेंटेंसेस को समझना, आई सब्जेक्ट, मेड वर्ब और अ पिज्जा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कितने? एक है। ऐसी वर्ब जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होती है? मोनो ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब समझते हैं? मोनो यानी कि एक। आई मेड राधिका, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। मैंने राधिका के लिए एक पिज्जा बनाया। आई गेव हर अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया। आई गिफ्टेड हर अ वॉच, मैंने उसको एक गिफ्ट मतलब एक वॉच गिफ्ट की। तो ये सब क्या है? किसके लिए किया और क्या किया, ये दोनों ही तो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आई मेड किसके लिए बनाया? तो राधिका के लिए। क्या बनाया? तो पिज्जा बनाया। तो एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो वर्ब को क्या बोल देते हैं हम? डाई ट्रांजिटिव। तीसरा सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट, मेड वर्ब, राधिका ऑब्जेक्ट। आई मेड राधिका, और राधिका को क्या कर दिया हमने? खुश कर दिया। तो खुश और राधिका एक ही बात है, मतलब हैप्पी और राधिका। तो अब की बार ये ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो आप पाओगे एक ऑब्जेक्ट भी है और एक कॉम्प्लीमेंट भी है। अगर दोनों चीजें आ जाती हैं तो इसी वर्ब को क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। यानी कि तीन तरीके की आपकी वर्ब हो सकती हैं ट्रांजिटिव में भी, मोनो ट्रांजिटिव एक ऑब्जेक्ट वाली, डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट वाली, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जिसका एक ऑब्जेक्ट भी है और एक कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना भाई। अब देख लेते हैं भाई इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हैं। तो ये जो वर्ब आपकी लिखी हुई है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इनको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले वर्ब लिखें, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई पर्सन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु। जैसे राधिका सब्जेक्ट है, मेड मी अ केक, राधिका ने मेरे लिए एक केक बनाया। तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और केक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि केक को पहले लिख दो, तो राधिका सब्जेक्ट, मेक वर्ब और केक आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जो मी था, उसको अगर आपको लिखना है तो ऐसे केस में या तो फॉर लगाना पड़ेगा या टू लगाना पड़ेगा। तो वो वर्ब जो ये लाइट ब्लू से लिखी हुई है, स्काई ब्लू कलर से, तो इनमें आपको फॉर लगाना है। और ये जो आपकी बैंगनी कलर से लिखी हुई है तो इनमें आपको बेसिकली टू लगाना है। तो क्योंकि मेक किस में आ रखी है? लाइट ब्लू वाले में, तो क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। राधिका मेक अ केक, राधिका मेड अ केक फॉर मी, राधिका मेड अ केक फॉर मी। राधिका मेड मी अ फूल, अब की बार क्या है? राधिका सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी, और क्या बना दिया? मूर्ख बना दिया। राधिका ने मेरे को मूर्ख बनाया। राधिका सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। अब ये फूल आपका कोई अलग नहीं है, मी और फूल दोनों है। तो यहाँ पे मेक आपकी कैसी वर्ब है? आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव।
राधिका सेंड मी अ मैसेज, सेंड की जगह ना सेंट कर लेना, ये पास्ट पास्ट बना लेना, सेंट। राधिका सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अ मैसेज। और इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो राधिका सब्जेक्ट है, सेंट आपकी वर्ब है, अ मैसेज टू मी, क्योंकि सेंट किस में आ रखी है तो आप पाओगे इस वाले में आ रखी होगी, दोनों में से लिखी नहीं किसी में तो ऊपर वाले में लिख लेना सेंड को, ठीक है। सेंड समथिंग टू समबडी, अच्छा लिख रखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो टू वाले में आ जाएगा। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट। अब कुछ होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इनका ध्यान रख लेंगे। दीज वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे कि नेम हो गया, अपॉइंट हो गया, मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, चूज हो गया, कंसीडर हो गया, थिंक हो गया, कॉल हो गया, नॉमिनेट हो गया, डिक्लेयर हो गया, ईटीसी। इन सब के साथ में आपको ध्यान रख लेना है कि एज का प्रयोग नहीं करते। और बाकी जो ये वर्ब हैं, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, नो, डिफाइन, ट्रीट और व्यू, इनके साथ में एज का प्रयोग होता है। हालांकि जो ये वाली वर्ब है इसमें एज पॉसिबल है पैसिव में, एज इज पॉसिबल इन पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस है तो एज आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता है। जो ऊपर वर्ब लिखी हुई जैसे दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर नहीं लिखेंगे, अपॉइंट तो यहां रखी है तो एज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दे सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड हिम, अ मैनेजर लिख सकते हैं, सामान्यतः आर्टिकल को भी हटा देते हैं, दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, ए भी मत लगाओ। तो आर्टिकल और एज दोनों को ड्रॉप कर दिया जाता है इन वाली वर्ब्स के हिसाब से, एज को भी और आर्टिकल को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, ही इज अपॉइंटेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, यहां पे एज चल जाएगा, आर्टिकल भी चल जाएगा। ही इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, ठीक है। आगे देखो, द स्टोरी पोर्ट्रेज हिम अ ग्रेट लीडर, अब पोर्ट्रे आ रखा है, पोर्ट्रे अगर आएगा तो इसका मतलब है एज का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो एज अ ग्रेट लीडर। द प्रॉब्लम वॉज डिस्क्राइब्ड एज, अब ये तो पैसिव में आए या एक्टिव में, डिस्क्राइब के साथ तो एज आता ही आता है। द टफेस्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, वी कॉल हिम एज द किंग, तो वी सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। तो कॉल के साथ में देखो, कॉल आपका यहां रखा है, ये रहा, तो कॉल के साथ में एज का प्रयोग नहीं करेंगे। वी कॉल हिम, या तो सिंपल किंग लिख दो या द किंग लिख दो, आर्टिकल द को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। सो वी कॉल हिम किंग या वी कॉल हिम द किंग। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे अपॉइंटेड था, तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना सेंटेंस, दे अपॉइंटेड हिम लीडर ऑफ द क्लास, क्लास का लीडर बना दिया, या ग्रुप लिख दो, क्लास का लीडर अच्छा नहीं लगता, ग्रुप का लीडर अपॉइंट कर दिया। अब जैसे ही आप देखोगे ना कि जो भी अपॉइंट वगैरह है या कुछ भी है, अगर इसके साथ में जो आगे लिखा है कॉम्प्लीमेंट, उसके आगे अगर ऑफ लिख दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए किसका लीडर, तो द लगाना मैंडेटरी है। नॉर्मली अगर नहीं लिखा है आगे कुछ भी तो द ऑप्शनल है, लेकिन अगर लिख दिया जाएगा तो द जरूरी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपकी कुछ कुछ वर्ब हैं, एक बार देख लेते हैं इनको, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन आए हुए कुछ कुछ देख लो एक बार। और भाई फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अब तक काफी सारे बच्चों ने लाइक नहीं करा है। और ये आंसर आने की स्पीड इतनी कम कैसे है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पहले क्वेश्चन में क्या एरर होगा, एसएससी सीजीएल मेंस 12/9/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, आप लोगों के आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। स्पीड में आंसर आना चाहिए भाई, मजा नहीं आएगा ऐसे, स्पीड आंसर की होनी चाहिए, फटाफट बताएंगे। देखो, तो दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हर लगा दिया, अगर मेक आ गया है तो इसके साथ एज का प्रयोग नहीं होगा। तो दे मेड हर चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक, अब क्योंकि आगे ऑफ आ रखा है, अगर ऑफ आ रखा है तो आर्टिकल द आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। आगे तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था,
राजा वॉज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। अब जैसे देखा स्टेनो का क्वेश्चन है भाई, अगर सेक्रेटरी के पीछे ऑफ लगा दिया तो आर्टिकल द लगाना जरूरी हो जाएगा। एज द सेक्रेटरी, ये एज जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में एज आ भी सकता है और नहीं भी। अगर एक्टिव होता है तो फिर एज हटाना मजबूरी है, लेकिन पैसिव में लगा सकते हैं। आर्टिकल द आएगा यहां पे सेक्रेटरी के पहले, वो आपका एरर है, तो सी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है एमपी पटवारी में पूछा गया भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो। मैनी हैव सो फार रिफ्यूज टू गिव एविडेंस अगेंस्ट द मैन whom they regard their well wishers। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, फटाफट से, जल्दी से, स्पीड में आंसर आनी चाहिए आप लोगों के, ऐसे मजा नहीं आएगा, स्पीड बढ़ाओ आंसर देने की। देखो जल्दी से। सो मैनी सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है, सो फार यानी अब तक ये एक एडवर्ब है, रिफ्यूज्ड आपकी मेन वर्ब हो जाएगी हैव के साथ में, मेन वर्ब, ठीक है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिफ्यूज्ड मेन वर्ब है। किस चीज के लिए रिफ्यूज करा है, तो टू गिव इन्फिनेटिव आ गया। क्या गिव करना है, एविडेंस, अनकाउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल क्या रखे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा, तो अगेंस्ट एक प्रपोजिशन आ जाएगा, ये बता रहा है एविडेंस किसके अगेंस्ट में, तो द मैन, तो मैन क्योंकि प्लूरल है तो एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। हुम रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ऑब्जेक्ट है तो आगे सब्जेक्ट आ जाएगा दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो रिगार्ड आ जाएगा, क्योंकि हैव आ रखा है तो प्रेजेंट की बात है तो रिगार्ड आपका प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या रिगार्ड करते हैं, देयर वेल विशर्स। अब आप पाओगे किसको रिगार्ड करते हैं, वो तो हुम आ गया, और कैसे रिगार्ड करते हैं, वेल विशर, तो रिगार्ड के साथ में एज आता है कि नहीं आता है, आपको यही तो बताया था अभी। रिगार्ड के साथ में अगर आप देखोगे तो ये रहा, रिगार्ड के साथ में एज आना चाहिए सेकंड वाली लिस्ट में। अगर रिगार्ड के साथ में एज आना चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें देयर वेल विशर से पहले एज लगाना पड़ेगा, तो हुम दे रिगार्ड एज देयर वेल विशर्स, एज आएगा, ठीक है, तो एज लगाना पड़ेगा। तो ये देखो एमपी पटवारी का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नाउ भाई बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, और अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब आपकी होती हैं, इनको अब हम देखने वाले हैं फटाफट से। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, हर जगह पहुंचा देंगे जल्दी से, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी जरूरी है। कंफ्यूजिंग वर्ब्स देख लेते हैं भाई फटाफट से। एक होती है फॉल, और फॉल आपकी कैसी वर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ये होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, ठीक है। एक अलग से वर्ब होती है फेल, जिसका मतलब होता है गिराना, और ये होती है ट्रांजिटिव। अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मैं इंट्रांजिटिव और ये थोड़ा छोटा लिख रहा है, तो बड़ा लिखने के लिए ITV और TV अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ट्रांजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फेल जो वर्ब है V1 में, इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी एक वर्ब होती है आपकी ले का मतलब एक तो अंडे देना होता है और एक रखना होता है, और ये कैसी होती है, तो ट्रांजिटिव होती है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों लेड होती हैं। एक आपकी वर्ब होती है लाई का मतलब होता है रखा होना, किसी चीज का कहीं पर रखे हुए होना, और ये आपकी इंट्रांजिटिव है, ITV लिख रहा हूं शॉर्ट में। इसकी सेकंड फॉर्म ले है। अब देखो दिक्कत कहां पे, फॉल इंट्रांजिटिव, सेकंड फॉर्म फेल, और फेल ही अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। लाई इंट्रांजिटिव, सेकंड फॉर्म ले, और ले ही अपने आप में ट्रांजिटिव है V1, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जरूर ध्यान रखेंगे। देखो इनको याद रखने के लिए थोड़ा ऐसे मैं ट्रिक टाइप बता सकता हूं आपको। जो ट्रांजिटिव वाले हैं उनमें एक तो सेकंड फॉर्म सेम रहती है और डी से बनती है, लास्ट में आपका डी वाला स्ट्रक्चर बनता है। जैसे फेल्ड ट्रांजिटिव है तो इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड है, तो सेकंड और थर्ड सेम है और साथ में ही डी से बन रही है। जो इंट्रांजिटिव वाला है उसकी सेकंड फॉर्म एकदम अलग है, फेल कर दी फॉल की, और थर्ड फॉर्म एन से बन रही है। किससे बन रही है, एन से, तो इसीलिए क्या हो रहा है, फॉलन, क्या हो रहा है, फॉलन। ऐसे ही देखो इंट्रांजिटिव में ले है
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, लेन, एन से बनने वाली, तो एन से बनने वाली इंट्रांजिटिव, सेकंड फॉर्म जो अलग सी है इंट्रांजिटिव, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अगर डी से बन रही हैं तो ट्रांजिटिव, सिंपल। ठीक है, आगे एक होता है लाई, ये एकदम अलग ही है, और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, जब कोई झूठ बोलता है ये भी इंट्रांजिटिव होती है। लाइड इसकी सेकंड फॉर्म है, लाइड इसकी थर्ड फॉर्म है, LIED। ऐसे देखो अराइज, अराइज है इंट्रांजिटिव, ITV लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म में अरोज, एकदम अलग तरीके से बनी है। ठीक है, और अगर ध्यान रखना हो तो कैसे बन रही है, बेसिकली ये ना बीच बीच में चेंजेस करके बन रही है, जैसे राइज को रोज कर दिया है। ठीक है, तो अराइज का मतलब उठना, इसकी सेकंड फॉर्म अरोज और थर्ड फॉर्म अरिजन, किससे बन रही है, एन से, अगर ध्यान दोगे तो। और जो ट्रांजिटिव वाली है अराउज, अराउज आपकी क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है उठाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, अराउज्ड, ईडी से बन रही है, थर्ड फॉर्म क्या है, अराउज्ड, ईडी से बन रही है। तो ट्रांजिटिव वाले की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, डी से बनती है। इनट्रांजिटिव वाले की जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं उनके लिए बता रहा हूं, हमेशा मत याद रख लेना, पता चले कल को मेरे को गालियां पड़वाओ, किसी को जाके बताओ प्रशांत सर ने ऐसे बताया कि इनट्रांजिटिव वाले की ऐसे बनती है, ट्रांजिटिव वाले की ऐसे। मैंने कहा मैं ट्रिक बता रहा हूं इनको याद रखने के लिए, अक्सर करके बच्चों को ये याद नहीं रह पाते हैं, भूल जाते हैं, पेपर में जाके दिमाग में ही नहीं आएगा कि लेन जो है ट्रांजिटिव था कि इंट्रांजिटिव था। बट अगर आपको इतना ध्यान रहे कि कंफ्यूजिंग वर्ब्स जो हैं उनमें लेन इंट्रांजिटिव ही होगा, क्योंकि ये तो एन वाला है और एन वाला इंट्रांजिटिव का ही बनता है। ठीक है, तो पता चले कि कहीं किसी को जाके ये रूल बता दो कि जितनी भी इंट्रांजिटिव है वहां पे थर्ड फॉर्म में एन आएगा और सेकंड फॉर्म अलग तरीके से बनेगी, ट्रांजिटिव वाले की सेम बनेगी, और फिर कोई मेरे को बैठ के जबरदस्त तरीके से गालियां दे। ठीक है, तो वैसा नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं सिर्फ कंफ्यूजिंग वर्ब्स जो हैं इनमें जब बच्चों को डाउट रहता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो याद रखने के लिए एग्जाम में अचानक से याद कैसे कर पाओ आप, उसके लिए ये एक ट्रिक बताइए मैंने बस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई, आगे देखेंगे। ऐसे ही आपकी वर्ब होती है राइज, राइज का मतलब बढ़ना उठना, ये कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव, इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ गई, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, रेजन, देखो एन आ रखा है। इनट्रांजिटिव वाली में क्या मतलब, ट्रांजिटिव वाली है रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड, ईडी वाली है, दोनों ही देख लो सेम। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल देखेंगे, 4 क्वेश्चन के माध्यम से दिए, किसमें क्या आएगा जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे फटाफट से। अच्छा, आपको एक चीज और लग रहा होगा कि अराइज में और राइज में क्या फर्क है। सामान्यतः जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनके लिए हम अराइज और अरोज लगाते हैं, और जो फिजिकल थिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वस्तुएं होती हैं, उनके लिए राइज और रेज लगाते हैं। ठीक है, देखेंगे। द ओल्ड ब्रांच, फेल होगा या फेल्ड होगा, क्या आगे कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो फेल्ड तो ट्रांजिटिव है भाई, ये तो नहीं आएगा, इंट्रांजिटिव वाला आ जाएगा। सो इसीलिए ये कंजंक्शन है। द वुड कटर, जो लकड़ी काटने वाला होता है, लकड़हारा जिसको बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही फेल्ड लिख दिए गलती से। ठीक है, अब दोनों ही फेल्ड लिख दिए तो यार कुछ भी मान लो, गलती से लिख गया ये, फेल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्या चाहिए हमें, ट्रांजिटिव। द ट्री आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो फेल्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ले या लाई द पेन डाउन, एंड ले या लाई बैक। सबसे पहले द पेन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू होगा, V1 से, तो आपको ट्रांजिटिव वाली वर्ब चाहिए V1, तो ट्रांजिटिव में V1 क्या है, ले है, इंट्रांजिटिव लाई है, ले आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो एंड बैक, बैक तो एडवर्ब होता है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वस्तु तो नहीं है कोई, यहाँ पे वस्तु नहीं है तो ले नहीं, क्या आ जाएगा, लाई आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, वैन अपॉर्चुनिटीज, तो वैन कंजंक्शन है, अपॉर्चुनिटीज सब्जेक्ट है, अब अराइज है और अरोज है, आगे कुछ है नहीं है, तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है तो अराइज आ जाएगा ना कि अराउज। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, अराइज या अरोज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट आपका क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ऑब्वियस सी बात है इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव आएगा तो अराउज आ जाएगा। ठीक है, एक्साइटमेंट एंड होप। एक भाई पूछ रहा है सर लाइव कब आते हैं, रात को आते हैं भाई 12 बजे।
बदतमीज। अभी लाइव है, शाम 5 बजे रोज लाइव आते हैं, ठीक है। आगे देखो, एज द सन बिगिन, एज कंजंक्शन है, द सन सब्जेक्ट है, बिगिन आपका वर्ब है, 2 + V1 आपको लगाना है। तो आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रेज नहीं राइज आ जाएगा। द फार्मर सब्जेक्ट है, रेज्ड और रोज दोनों दे रखे हैं। देयर फ्लैग्स नाउन है, नाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव वाला आएगा। चारों में से कोई डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 2 नंबर रिपीट कर दीजिए बेटा। देखो सबसे पहले तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। तो आएगा यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, आएगा यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे डाउन हो गया, बैक हो गया, ये क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं ये तो। लेकिन यहाँ पे द पेन है, द पेन है यानी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव। क्या यहाँ पे कोई नाउन लगा रखा है? नहीं है, कोई नाउन नहीं है तो इसका मतलब है इंट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, तो कुछ आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब शेयरिंग कुछ और देख लेते हैं मेरे भाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और फ्लू का मतलब होता है, मतलब फ्लू इसकी है सेकंड फॉर्म। देखो फ्लाई वैसे दोनों सेंस देता है, उड़ना और उड़ाना दोनों ही, ठीक है। ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। इसकी सेकंड फॉर्म है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। एक आपकी अलग से वर्ब होती है फ्लो, जिसका मतलब होता है बहना, इसकी सेकंड फॉर्म फ्लोड होती है और थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे सो का मतलब होता है बोना, SOW, और एक होती है SAW जिसका मतलब होता है काटना, और एक होती है शी का मतलब होता है देखना। तो सो बेसिकली ये सेकंड फॉर्म में आता है सोड, ये सोड और ये बन जाता है सो, इसका ध्यान रखेंगे जरूर। थर्ड फॉर्म में बेसिकली सोन, सीन, ठीक है। तो बोना, बीज बोना, काटना, काटना तो जानते होंगे, पेड़ काटना पेड़ काटना, मतलब एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। खेत वेत काटा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। तो बियर, बियर का मतलब होता है एक सहन करना, और एक होता है जन्म लेना। तो बियर जब जन्म लेने के सेंस में आता है तो बेसिकली इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो बॉर्न आती है, ध्यान देंगे। ये बोर का कोई सेंस नहीं बनेगा वैसे यहाँ पे, बस ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आता है, तो जन्म लेने के सेंस में बॉर्न आता है। और बाकी बियर के कई मीनिंग होते हैं, बियर का मतलब सहन करना होता है, बियर का मतलब कैरी करना होता है, ठीक है। और ऐसे केस में बेसिकली ये क्या बनता है? बॉर्न बनता है, इसकी थर्ड फॉर्म BORN। तो ये यहाँ पे ही डाउट आएगा एग्जाम में जब भी आएगा। हैंग दो होते हैं, एक होता है फांसी लगाना और एक होता है लटकाना, टांगना किसी चीज को। जब हैंग का मतलब फांसी लगाना है तो हैंग्ड आता है, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और जब हैंग का मतलब लटकाना होता है तो हंग और हंग, ठीक है। इसका भी ध्यान रखेंगे, क्लियर है। आगे देखेंगे तो एक बार ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे, चारों में किस में क्या आएगा। नो मैटर हाउ हार्ड द विंड डैश, अब विंड बहती है या उड़ती है? बताओ, विंड बहेगी या उड़ेगी? आप कहोगे सर उड़ती थोड़े ना, तो फ्लाई नहीं फ्लो आ जाएगा, ठीक है। आगे ईगल्स पक्षी हैं, पक्षी बहते हैं या उड़ते हैं? उड़ते हैं, उड़ते हैं यानी कि फ्लाई आ जाएगा। अगला ले द पेन, अच्छा ये गलती से रिपीट हो गया है, पिछली वाली स्लाइड का है ना। आगे आई सॉ अ फार्मर सोइंग या सोइंग सीड्स इन द फील्ड। अब फार्मर को क्या करेंगे आप? बोओगे कि काटोगे? आप कहोगे ना तो बोएंगे ना काटेंगे, देखेंगे। और देखने के लिए कौन सी वर्ब है? सी, और क्योंकि पास्ट की बात है तो सो आ जाएगा, तो SAW आएगा ना कि ये वाला, ठीक है। और बीजों को बोएंगे कि काटेंगे? बोएंगे, बोएंगे तो यानी कि SOW वाला आ जाएगा। नेक्स्ट द थीफ यानी कि चोर, हुज फोटो जिसकी फोटो क्या थी? इज हैंगिंग लटकी हुई है ऑन द वॉल, वॉल पे। वॉज हैंग्ड या हंग बाई लॉ? अब भाई कानून से उसको फांसी लगाई जाएगी या कानून ये कहेगा कि इसको पेड़ पे लटका दो? ऑब्वियस सी बात है कि फांसी लगाई जाएगी, फांसी तो हैंग्ड आएगा ना कि हंग।
आ जाओ भाई, कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ब्स देखो। एक होता है वाइंड, वाइंड करने का मतलब होता है मुड़ना या लपेटना। कहते हैं ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, वाइंड अप करते हैं तो यानी फोल्ड करना किसी चीज को, वाइंड अप करना। ठीक है, वाइंड। वाइंड की सेकंड फॉर्म होती है वाउंड, और वाउंड थर्ड फॉर्म भी। और एक अपने आप में होता है वुंड, यानी कि चोट लगाना। ठीक है, तो वुंडेड और वुंडेड, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। एक होता है स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल करना, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्ट्रक और स्ट्रक। एक स्ट्राइक का मतलब होता है किसी पे प्रहार करना, इसकी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्ट्रक होती है। और एक आपकी वर्ब होती है स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब है किसी चीज को धीरे से छूना, ये स्ट्रोक्ड होता है और स्ट्रोक्ड होता है। एक शब्द और आता है स्ट्रिकन, और ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ये स्ट्रिकन अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ये कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, ध्यान रखेंगे। एक आ गया फाइंड, फाइंड का मतलब खोजना, इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंड। लेकिन फाउंड अपने आप में एक वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है स्थापना करना या स्थापित करना, की सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड। ठीक है, ऐसे ही ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब होता है पीसना किसी चीज को, सेकंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड। अगर हम बात करते हैं, एक और वर्ब होती है ग्राउंड, जिसका मतलब होता है किसी को जमीन पर लाना या सजा देना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड और थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड। चार क्वेश्चन आपके सामने, चारों में आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट वर्ड होगा। फटाफट से आपके आंसर इतने स्पीड में आने चाहिए कि लगे कि आपने एक्चुअली में कुछ सीखा है। स्पीड में आंसर आएंगे भाई, जल्दी से। लग गए, सतेंद्र गया ना घर, क्या ही होगा। देखो भाई फटाफट से, तो सी सब्जेक्ट है, स्ट्रक या स्ट्रोक्ड द कैट जेंटली। जेंटली तो प्रहार तो नहीं करेंगे, प्रहार नहीं करेंगे यानी कि धीरे से छूने वाली बात है, छूने वाली बात है तो स्ट्रोक्ड कहेंगे ना कि स्ट्रक। बट द सडन नॉइज, लेकिन जो सडन नॉइज थी, अचानक से जो आवाज हुई, स्ट्रक फियर इन इट्स हार्ट, लेकिन उसके जो दिल था ना उसमें अचानक से डर भर दिया। डर भरने के सेंस में स्ट्रक लिखेंगे ना कि स्ट्रोक्ड। ठीक है, आगे वी फाउंड लिखेंगे या फाउंडेड लिखेंगे द इंस्टीट्यूट। वेरी हेल्पफुल, हमने उसको बहुत हेल्पफुल पाया, पाने का सेंस है, पाने का सेंस है, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो फाउंडेड नहीं फाउंड आ जाएगा। और कौन सा वाला, दैट डॉक्टर कलाम, जिसको डॉक्टर कलाम ने क्या किया था, सालों पहले खोजा था या स्थापित किया था। तो आप कहेंगे सर किसी भी चीज की स्थापना करी होगी उन्होंने, तो फाउंडेड आ जाएगा। आगे ही ग्राउंडेड आएगा या ग्राउंड आएगा, हिज टीथ इन एंगर। अब दांतों को जमीन पे ले आओगे या दांतों को पीसते हैं हम गुस्से में, आप कहोगे कि सर दांतों को पीसते हैं, पीसते हैं तो ग्राउंडेड नहीं ग्राउंड आ जाएगा। When he heard his son, जब उसने अपने बेटे को सुना, मतलब जब उसने ये सुन, when he heard that his son, उसका सन had been grounded या ground। अब स्कूल में क्या उसको बेटे को पीस दिया गया, बेटे को पीसेंगे थोड़े नहीं, सजा दी गई होगी स्कूल में, स्कूल में उसको सजा दी गई होगी, तो ग्राउंडेड लिखेंगे ना कि ग्राउंड। ठीक है, आगे while he was winding या wounding the fishing line back on the reel, a hook slipped and wound his thumb। अब देखो वो क्या कर रहा है, जो फिशिंग लाइन है उसको फोल्ड कर रहा है, फोल्ड कर रहा है यानी कि वो बेसिकली उसको क्या कर रहा है, वाइंड कर रहा है, वाइंडिंग आ जाएगा। तभी एक हुक उसके ऊपर गिरता है और उसको क्या करता है, चोटिल, चोटिल कर देता है, तो वाउंडेड कर देगा उसको। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे भाई। तो ये आपकी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स थी, इन पे आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, अभी थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, तो जल्दी जल्दी बताएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ब्स अभी और भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना।
अब एंडीज माउंटेन्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो एंडीज माउंटेन्स क्या पास्ट में ही चिली और अर्जेंटीना के बीच में थे या आज भी हैं? आप कहोगे आज भी हैं। यानी कि सिचुएशन को देख के हम कह सकते हैं कि बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की। कह सकते हो प्रेजेंट की बात है तो हमें क्या चाहिए, V1। आगे क्या रखा है, बिटवीन। बिटवीन है यानी कि ये क्या है अपने आप में, तो आप कहोगे प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन है तो वर्ब हमें कैसी चाहिए, तो आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में V1 चाहिए तो ले आएगा या लाई आएगा, आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव में V1 चाहिए तो लाई आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एंडीज माउंटेन सब्जेक्ट है, क्योंकि माउंटेन्स अपने आप में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लाई लगा देंगे। कहाँ पे लाई करते हैं, तो बिटवीन एक प्रपोजिशन है, चिली एंड अर्जेंटीना उसका ऑब्जेक्ट है। जब दो चीजों के बीच में कुछ होता है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द कीज आपका सब्जेक्ट है, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लाइज ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे, पहले तो इज एम आर वॉज वर के बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। आगे ये फर्स्ट फॉर्म लगा दी या सेकंड फॉर्म लगा दी तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो लाइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव की जो करेक्ट फॉर्म होती है वो लाइंग होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट होता तो लेइंग आ जाता, LAYING। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ये भी SSC MTS का क्वेश्चन है। सी डैश हर कीज ऑन द किचन काउंटर। तो सी डैश हर कीज, देखो सी सब्जेक्ट है तो आगे हमें वर्ब चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट है हर कीज। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो कौन सी वर्ब चाहिए, तो आप कहोगे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ऑन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द काउंटर, द किचन काउंटर, ठीक है। सबसे पहले लाइंग नहीं आ सकता है, ये फिक्स है। लेन नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, देखो लाइंग और लेन डायरेक्ट ना तो V1 मतलब डायरेक्ट ना तो हम वर्ब की ING फॉर्म लगा सकते हैं कभी भी, और ना ही डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लिखी जाती है जब हैड आ रखा हो या कोई बी की फॉर्म आ रखी हो। वर्ब की ING फॉर्म भी तब लिखी जाती है जब कोई बी की फॉर्म आ रखी हो। अब दो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है लेज और एक है लेड। अब देखो MTS का क्वेश्चन है 2024 का, कायदे की बात अगर पूछी जाए तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये आपका क्या है, V2 है इंट्रांजिटिव में, नहीं ये मतलब ये आपका क्या है, V2 है ट्रांजिटिव में, नॉट इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में V2 है, इंट्रांजिटिव में V2 तो ले होता है ना, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में V2 है। और ये लेज क्या है, आप कहोगे V1 में एस या ES लगा रखा है। अब सी के हिसाब से लेज भी सही है। अगर मैंने यहाँ पे लेज लिख दिया तो ये घटना कब की हो गई, ये प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर मैंने लेड लिख दिया तो ये पास्ट एक्शन हो जाएगा। अब देखो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई वो अपनी चाबी किचन के काउंटर पर रखती है, रोज रखती है, क्या दिक्कत है? मैं आपसे ये कह दूं कि मैं घर जाता हूं और किचन काउंटर पर जाके चाबी रखता हूं, और ये फैक्ट भी है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जो ब्रेकफास्ट काउंटर बनवाया हुआ है ना हमने किचन में, मैं जाके चाबी टिफिन विफिन सब वहीं रख देता हूँ। वेरी मच पॉसिबल। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उसने किचन काउंटर पर चाबी रखी, पास्ट की घटना, चाहे पास्ट की घटना नहीं हो सकती, वेरी मच पॉसिबल। मैं आपसे ये कहूं कि कल मैं गया और मैंने जाके किचन काउंटर पर चाबी रखी, पॉसिबल है। अब फिर कौन सा आंसर होना चाहिए? कायदे की बात तो ये देखो भाई, SSC को दोनों ऑप्शन देने नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, दोनों सही है। फिर भी अगर दोनों में से एक चूज करना हो, मेरे को पता है SSC ने लेड आंसर दिया होगा, मैं मतलब आई एम ऑलमोस्ट सर्टिन SSC ने लेड दिया होगा। बट द थिंग इज, अगर पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो मैं तो टिल्टेड हूं कि लेज इसका आंसर होना चाहिए। अगर ये पास्ट की बात है तो पास्ट का कोई रेफरेंस हो। अगर पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं है भाई, अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में कोई टाइम ना दिया गया हो तो सामान्यतः उस टाइम को हम कब का मान लेते हैं, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का मान लेते हैं। सो आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स दिस वन, लेज, ठीक है। मैं तो लेज को आंसर बेटर मानूंगा, ठीक है। आगे, और SSC वाले मतलब जिस तरीके से मैं SSC की साइकोलॉजी को समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि
लेड उन्होंने आंसर दिया होगा। आगे देखते हैं, द इन्फ्लेशन रेट आपका सब्जेक्ट है। रेज्ड अप आपका अगर प्रेपोजिशन आ रखा है तो मतलब आगे देखो ये भी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, सब में प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वर्ब कैसी चाहिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव चाहिए, इसका मतलब है रेज्ड नहीं आ सकता, नो इंप्रूवमेंट गलत, रेज नहीं आ सकता, ये भी खत्म। अब दो हैं, एक है रोज और एक है राइज। रेट कैसा है, आप कहोगे सर सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ राइज लिख सकते हैं सर हम, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, रोज आ जाएगा V2। वैसे भी लास्ट मंथ है तो इससे एक साफ साफ पता चल ही रहा है कि ये एक पास्ट की घटना है, तो ऐसे क्लियर कट पता होता तो फिर पास्ट लगा देते हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, देखेंगे। दीज पेन्स वर फाउंड इन द अपर ड्रॉअर ऑफ योर टेबल, इसका आंसर करेंगे। देखो दीज पेन्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर। आंसर सही आना चाहिए, नहीं तो मारूंगा बदतमीजो, खींच खींच के दो दो थप्पड़। देखो दीज पेन्स आपका क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। वर आपकी क्या है, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक बात है, क्योंकि पेन्स आपका कैसा सब्जेक्ट है, आप कहोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। इज एम आर वॉज वर, इनके बाद वर्ब की दो फॉर्म आ सकती हैं, या तो V1 ING और या फिर V3। ये कब आती है, जब स्ट्रक्चर कैसा हो, एक्टिव हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कब आती है, जब स्ट्रक्चर कैसा हो, पैसिव। अब पेन पाएंगे या पेन किसी चीज को ढूंढेंगे, पेन पेन को तो ढूंढा जाएगा ना, पेन थोड़ी ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पेन तो ढूंढे जाएंगे, इसका मतलब है स्ट्रक्चर कैसा है, पैसिव है। पैसिव है इसका मतलब है वी नीड है V3, V3 चाहिए तो फाउंड V3 लगा रखा है। अब हमें ये देखना है कि हमें दो वर्ब थी, एक थी फाइंड और एक थी आपकी फाउंड। फाइंड का मतलब पाना और इसका मतलब स्थापना करना। क्या आप पेनों की स्थापना करोगे या पाओगे उनको, आप पाओगे कि सर पेन के किस में तो पाने का सेंस है, तो स्थापना वाला सेंस तो खत्म हो गया। तो फाइंड की V3 क्या है, फाउंड है, आप कहोगे ये भी सही है सर। इन क्या है, प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, द अपर ड्रॉअर। द अपर ड्रॉअर यानी ऊपर वाला ड्रॉअर, किसका भाई, ऑफ योर प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है योर टेबल, आपकी टेबल। क्या कोई ऐसा क्लू कि ये पास्ट की घटना नहीं, प्रेजेंट की है, कोई क्लू नहीं है, यानी कि पास्ट को सही मान लेंगे। का मतलब है सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, कोई गलती अगर नहीं है तो एक ऑप्शन दे रखा है पीछे नो एरर, वही करेक्ट आंसर होगा। देखो ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। ही सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है। ही वॉज कैसा था वो, क्यूरियस, कितना क्यूरियस, सो यानी कि बहुत, इतना क्यूरियस था कि दैट आपका कंजंक्शन आ गया, क्यूरियस एडजेक्टिव है, सो आपका एडवर्ब है, सो के साथ में दैट का पेयर बनता है, सो और सच के साथ। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता है तो सो आता है, अगर यहाँ पे नाउन आता है तो सच आता है। ठीक है, आगे ही आपका सब्जेक्ट आ गया, रोज आपकी वर्ब आ गई। वर्ब क्या है, V2। V2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वॉज आपका क्या है, V2 है, पास्ट है। वॉज से साफ साफ पता चल रहा है ना आप लोगों को कि वॉज है यानी कि पास्ट है, पास्ट की घटना है। तो वह इतना क्यूरियस था कि उसने क्या किया, ही रोज, ये वर्ब आ गई। क्या रोज किए, मेनी क्वेश्चंस। मेनी क्वेश्चंस इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आ रखा है इसका मतलब वर्ब कैसी चाहिए, ट्रांजिटिव। क्या रोज ट्रांजिटिव होती, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ये तो इंट्रांजिटिव है। तो ढूंढ लेते हैं, सबसे पहले ये नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी रोज है, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेनी क्वेश्चंस है, यहाँ पे मेनी क्वेश्चंस है, यहाँ पे रेज्ड है और यहाँ पे अराउज्ड है। मैंने आपको कहा था कि अराउज या अराइज का प्रयोग सामान्यतः तब करते हैं जब हम फीलिंग्स की, भावनाओं की, उनकी बात करते हैं। क्या यहाँ पे फीलिंग की बात है, नहीं, क्वेश्चन की बात है, इसका मतलब है ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द मीटिंग। सीजीएल प्री 17/4/2024, 17/7/2024। आगे, नो वन इज अलाउड टू डैश द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। सो नो वन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, अलाउड थर्ड फॉर्म है, नो वन इज अलाउड, किसी को अलाउड नहीं किया गया है, पैसिव स्ट्रक्चर है। इस चीज के लिए तो टू के बाद में वी वन चाहिए, वी वन चाहिए, और द ट्रीज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ट्रांजिटिव वाली वी वन चाहिए। फेल्ड तो सेकंड फॉर्म है, फॉलन तो थर्ड फॉर्म है, ये वी वन में इंट्रांजिटिव है, हमें नहीं चाहिए, तो फेल आपकी ट्रांजिटिव है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चे फॉल कह रहे हैं ना, दो दो थप्पड़ मारूंगा बदतमीजो कति। ऑब्जेक्ट दे रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, द टॉर्च आपका क्या है, सब्जेक्ट है सर, ठीक है। फॉल आपकी क्या है, वर्ब है। कहां से गिरी, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स। ट्रेम्बलिंग का मतलब है कांपते हुए, कप कपाते हुए, ठीक है। अब जैसे ही देखा आपने कि देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कैसा है, तो आप पाओगे टॉर्च तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे, एंड आपका कंजंक्शन है, ही आपका सब्जेक्ट है अगेन, रेन आपकी V2 है, V2 है यानी कि हम समझ जाएंगे घटना कब की है, पास्ट की है। पास्ट की घटना यानी कि हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, पास्ट चाहिए, यानी कि V2 चाहिए। अब V2 चाहिए, और कैसा V2 चाहिए, तो आप पाओगे सर आगे फ्रॉम है यानी कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी कि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कैसी वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव। देख लेते हैं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो V1 है, नो इंप्रूवमेंट गलत है। फेल्ड तो ट्रांजिटिव होती है, तो नो इंप्रूवमेंट, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट आईएनजी तो नहीं लिखेंगे, तो डी ऑप्शन फेल है, जो कि आपका V2 है, ट्रांजिट इंट्रांजिटिव वाले का। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, DSSB का क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का पूछा गया। तो द क्लॉक हैज डैश 5, हैज के बाद में क्या चाहिए वर्ब की, थर्ड फॉर्म। स्ट्राइक नहीं आएगा। स्ट्रिकन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। स्ट्रोक आपका क्या है, वो धीरे से टच करना, वो नहीं होगा, तो स्ट्रक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सपोजर, आफ्टर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एक्सपोजर। कैसा एक्सपोजर, तो ह्यूमिलिएटिंग, एडजेक्टिव है, द आपका आर्टिकल है, ठीक है। नितिन सब्जेक्ट है, हैंग्ड आपकी क्या है, वर्ब है। हिज हेड, हिज हेड आपका क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द। इन सेम, इन सेम का मतलब है शर्मिंदगी से, शर्मिंदगी से सर झुकाते हैं हम, शर्मिंदगी से ऐसे कर लेते हैं ना, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि टांग दिया फांसी पे, फांसी वाला नहीं है, झुकाने वाला है, तो हैंग्ड नहीं, हंग हो जाएगा। लटकाने का सेंस है, ना कि टांगने का, तो हंग हो जाएगा, ठीक है। KVS PRT 2015। कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, तो मोर कंफ्यूजिंग वर्ब्स देख लेते हैं, थोड़ी सी देखेंगे एक बार। एक है अश्योर, अश्योर का मतलब होता है मेरे भाई तसल्ली देना, और एक होती है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ई वाला इंश्योर, और एक आई वाला इंश्योर होता है जिसका मतलब होता है बीमा कराना, इंश्योरेंस वाला। इसके अलावा हियर, हियर का मतलब होता है सुनना नॉर्मली, और लिसन, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ध्यान देंगे, लिसन के साथ हमेशा टू आता है। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने पढ़े होंगे। और एक होता है इमेंड, इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियां निकालना, ठीक है, प्योर करना, प्योरीफाई करना किसी को। एक होता है डिफेस, डिफेस का मतलब है विकृत करना, बिगाड़ देना। और एक होता है इफेस, इफेस का मतलब होता है मिटा देना। एक है कंपोज, म्यूजिक वगैरह को कंपोज करते हैं, कुछ बनाते हैं जब। और एक है कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब है किसी चीज से बना हुआ होना। एक होता है डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है नापसंद करना, किसी से हेट करना। और एक होता है डेप्रिशिएट, किसी चीज की वैल्यू कम करना। एक्साइट करने का मतलब होता है उत्तेजित करना, और इंसाइट करने का मतलब होता है भड़काना। ऐसे ही फ्लाउट, FLOUT, इसका मतलब है उल्लंघन करना, जब रूल्स वगैरह तोड़ते हैं तो फ्लाउट करते हैं। और एक होता है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट करने का मतलब होता है दिखावा करना। एक है सिंक, सिंक का मतलब होता है किसी वस्तु का डूबना। और एक होता है ड्रोन, किसी व्यक्ति का डूबना, डूब के मर जाना। सिंक वस्तुएं डूबती हैं, ड्रोन बेसिकली व्यक्ति करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोसीड करना, चलो लेट्स प्रोसीड विद दिस, है ना। और प्रीसीड का मतलब होता है से पहले आना, ठीक है। आगे, सेंसर, CENSOR, इसका मतलब होता है तसल्ली देना, ठीक है। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। इसका
और ये जो सेंसर होता है ना, ये बेसिकली तसल्ली देने वाला नहीं होता है। ठीक है, देखो एक तो आपने वर्ड सुना होगा, एक होता है शेनेक्योर। ठीक है, शेनेक्योर। शेनेक्योर का मतलब क्या होता है, एक आपने वो जॉब सुना है जो हाईली पेड जॉब होती है, लेकिन बेसिकली उसमें काम वाम नहीं करना होता है ना। और एक आपका आ जाता है CENSOR। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कोई मूवी आती है ना, जो सेंसर बोर्ड होता है। ठीक है, तो जब कोई चीज पब्लिश होने वाली होती है, रिलीज होने वाली होती है, तो ऐसे केस में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि उसको सेंसर करते हैं। सेंसर करने का मतलब होता है काट छांट करना बेसिकली। ठीक है, पब्लिश होने से पहले। और ये वाला सेंसर होता है ना, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। तो काट छांट करना और क्रिटिसाइज करना, ये आपका सही बनेगा। ठीक है, क्रिटिसाइज और काट छांट। तसल्ली देना नहीं, ये गलती से हिंदी मीनिंग गलत लिख गया है। डिफ्यूज करने का मतलब होता है तनाव कम करना, और ये वाला डिफ्यूज है, इसका मतलब होता है फैला देना। इन्वेंट, आविष्कार, जब कोई चीज नई बनती है इन्वेंट करते हैं, कोई चीज पहले से जो है उसकी खोज करते हैं तो डिस्कवर करते हैं। बॉट, खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म है, और ब्रॉट, लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली कम करके बेहतर करना। मिटिगेट करना, कोई दर्द है, कोई खराब चीज को कम करना। और मिलिटेट करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिकूल बनाना। मिलिटेट अगेंस्ट आपका ये फ्रेजल वर्ब बनता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब करने का मतलब है सलाह देना, और प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है पाबंदी लगाना, बैन करना किसी को। सीज करने का मतलब होता है रुकना, और सीज करने का मतलब होता है जब्त करना। रिफ्यूज, मना करना। डिनाई या रिफ्यूट का मतलब है खंडन करना कि ऐसा नहीं है। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना कि भाई ये हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुछ आपके शब्द होते हैं नाउन वर्सेस वर्ब में। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस, सीई अगर आ रखा है तो ये नाउन है, और एसई अगर आ रखा है तो वर्ब है। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में सीई को भी वर्ब के तरीके से यूज कर लिया जाता है। एडवाइस, सीई वाला नाउन है, एडवाइस एसई वाला वर्ब है। अगेन अमेरिकन इंग्लिश में सीई वाले को वर्ब भी मान लेते हैं। कंप्लेंट, जब टी आता है पीछे तो बेसिकली शिकायत नाउन है, और कंप्लेन ये वर्ब होती है। हील, HEEL, हील एडी, ये नाउन है। HEL, हील का मतलब होता है ठीक होना, हील करना किसी चीज को, वर्ब है। एनवलप में जब पीछे ई आता है तो नाउन है, और पीछे ई नहीं आता है तो आपका वर्ब है। हॉर्ड, HORDE, लोगों का समूह, नाउन है। HOARD, छिपाकर एकत्रित करना किसी चीज को, ये आपका वर्ब है। पोर, PORE, जो छिद्र होते हैं ना, पोर जिससे पसीना वगैरह निकलता है, वो नाउन है। और पोर, POUR, उड़ेलना, किसी चीज को पोर कर देना। टोय, टोय आपके बेसिकली पैरों की अंगूठे, अंगूठे और ये होते हैं ना वो। ठीक है, और टिपटोय आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब है उंगलियों पर चलना। और TOW का मतलब होता है खींचना, जब क्रेन से गाड़ी वगैरह को खींचा जाता है तो उसको टो किया जाता है। आगे देखेंगे। एक होता है आपका कैनवास, कैनवास नाउन है, और कैनवास का मतलब होता है जो टेंट होता है ना, टेंट। ठीक है, टेंट का कपड़ा। और ये जो कैनवास है इसका मतलब होता है वोट मांगना, वर्ब होती है ये। एक होता है ये लॉस, हानि, और एक वर्ब होती है लूज, खोना, और एक ये लूज होता है एडजेक्टिव, ढीला। एक होता है प्रे, प्रे। ठीक है, प्रे, जैसे आपने वर्ब ये सुना होगा प्रेयर, PRAYER। ठीक है, ये नाउन होता है। ठीक है, और ये जो प्रे अगर सिर्फ इसको लिया जाए तो ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। तो ये प्रे आपका वर्ब है। और ये जो प्रे है ये आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है शिकार। ये होता है, देखो। डेजर्ट, DESSERT, ये नाउन होता है भोजन के बाद का जो मिष्ठान होता है। और DESERT, रेगिस्तान। DESERT वर्ब भी होता है त्याग देना, किसी चीज को डेजर्ट कर दिया यानी अबेंडन कर दिया, त्याग दिया, रेलिंक्विश कर दिया। ये सीवर, नाला होता है जो दिल्ली में सीवर लाइन है। ठीक है, सीवेज जिसको बोल देते हैं। शिवर, ये शिवर का मतलब होता है काटना किसी चीज को बीच में से। और एक होता है सीवियर, सीवियर का मतलब होता है जो बहुत तीव्र है।
एक आपका ये वाला साइट होता है SITE स्थान, एक SIGHT होता है दृश्य, और एक CITE होता है उल्लेख करना, साइट करना, किसी चीज का बेसिकली कुछ एग्जाम्पल देना, ठीक है। राइड सैर करना, सैर जो नाउन है, ठीक है। और ड्राइव बेसिकली सैर, और ड्राइव आपकी वर्ब भी होता है, राइड आपकी वर्ब भी होता है, ठीक है। तो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। रूट ROUTE ये आपका बेसिकली रास्ता नाउन होता है। एक होता है ये ROOT जड़, और एक होता है ROUT ये वर्ब होती है। इसका मतलब है किसी को आसानी से हरा देना, कुचल देना एकदम। इफेक्ट आपका नाउन है प्रभाव डालना, मतलब प्रभाव होना, या इफेक्ट नाउन है प्रभाव, और अफेक्ट आपका वर्ब है जिसका मतलब है प्रभावित करना। हालांकि इफेक्ट आपका वर्ब भी होता है, इफेक्ट आपका वर्ब भी हो सकता है, और इसका मीनिंग होता है ब्रिंग अबाउट, या कहें तो टू कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट और टू कॉज टू हैपन, ठीक है। तो ये था भाई आपका कंफ्यूजिंग वर्ब्स का पूरा पार्ट। अगर आपको और भी डिटेल में पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ना है तो मेरे भाई यू कैन चेक आउट आवर इंग्लिश स्पेशल VOD बैच। 699 रुपए के फीस में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इस टाइम पे CGL का नोटिफिकेशन आया मेरे भाई, अगर आपको जल्दी जल्दी से कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है तो यू कैन चेक आउट दिस बैच। बहुत खतरनाक कंटेंट के साथ में जबरदस्त बैच आप लोगों के लिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है, अपडेटेड क्लासेस हैं, क्लास नोट्स हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे प्री प्लस मेंस के, बहुत सारे क्विज आपको मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहिए तो 8506003399 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अभी रिसेंट में एक बैच आया हमारा 999 रुपए की फी में, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, और अभी इसमें 2 ही क्लासेस हुई हैं नाउन की, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, बढ़िया बैच है, खतरनाक तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्री मेंस दोनों की कवरेज मिलेगी, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और अब हम ऐप पर ही वोकैब भी पढ़ाते हैं। पहले हम ऐप पे वोकैब उतना नहीं पढ़ाते थे जिससे बच्चों की कुछ शिकायतें थी, अब हमने एप्लीकेशन पर वोकैब पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो भाई कॉम्बो बैच लीजिए। प्री प्लस मेंस के लिए होता है ये भी, रीजनिंग बाय विक्रम सर, मैथ्स बाय आदित्य सर, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बाकी GS के लिए हमारी पूरी टीम है। 2699 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी आपको यहाँ पे भी मिलती है। बाकी बुक्स के लिए संजीवनी और रामबाण दोनों बुक्स आपके पास में मैंडेटरी होनी ही चाहिए मुझे लगता है। बाकी अगर प्रैक्टिस के लिए एडिशनल कंटेंट आपको चाहिए तो वोकैब की प्रैक्टिस के लिए ये ले लेना, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए 2nd एडिशन ले लेना CGL वॉरियर का, और फॉर्मूला बुक भी आपकी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। हैंड रिटन नोट्स हो गया, प्रिंटेबल फाइल हो गया, या आपके डिजिटल नोट्स हो गए, तीनों ही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना ये वाले, ठीक है। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब